हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग बीए फर्स्ट सेमेस्टर में हैं और इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश लिटरेचर की क्लासेस हम चैनल पर स्टार्ट कर चुके हैं और एक सीक्वेंस में सभी यूनिट्स को लगातार। आज की वीडियो में हम यूनिट नंबर 4 में जो आपको शॉर्ट स्टोरी पढ़ना है उसमें पढ़ने वाले हैं द लेमेंट को, जिसको लिखा है एंटोन चेखव ने। तो आज की वीडियो में हम द लेमेंट की पूरी समरी पढ़ने वाले हैं, तो इसके साथ साथ हम इसके पूरे की पॉइंट्स को भी जानेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे पहले मैंने द लास्ट लीफ जिसको लिखा है ओ हेनरी ने, उसकी समरी डिस्कस कर चुकी हूँ और एक वीडियो उसके की पॉइंट्स के लिए भी अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने टाइटल, सिग्निफिकेंस और थीम सारी चीजों की बात की थी। तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए आज पढ़ते हैं द लेमेंट को। तो द लेमेंट स्टोरी को शुरू करने से पहले हम इसके कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपका एमसीक्यू टाइप पेपर होता है या सब्जेक्टिव पेपर होता है तो दोनों के लिए की पॉइंट्स और समरी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस स्टोरी के टाइटल की। तो देखिए, इस स्टोरी का टाइटल है द लेमेंट। लेमेंट मतलब होता है शोक, दुख या विलाप, यानी कि दुखी। तो ये जो स्टोरी है इसका ओरिजिनल टाइटल है टोस्का, क्योंकि ये रशियन लैंग्वेज में लिखी गई है। क्योंकि इसके जो राइटर हैं एंटोन चेखव, वो रशियन राइटर थे और ये स्टोरी रशियन भाषा में लिखी गई है। जब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया तो इसके कई सारे इंग्लिश टाइटल निकलते हैं, जैसे कि द लेमेंट, मिजरी एंड थर्ड है टू होम शॉल आई टेल माई ग्रेव। और आपके सिलेबस में इसका टाइटल दिया गया है द लेमेंट। आप बात करते हैं इसके राइटर की। तो देखिए, इसके राइटर जैसा कि मैंने आपको बताया एंटोन चेखव हैं, जिनका बॉर्न हुआ था 29 जनवरी 1860 में और इनकी डेथ हुई थी 15 जुलाई 1904 में। ये बहुत ही फेमस रशियन प्ले राइट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। प्ले राइट मतलब ड्रामेटिस्ट। ये स्टोरी जो है इसकी पब्लिकेशन डेट है 26 अप्रैल 1886 और इस स्टोरी की सेटिंग है वन स्नोवी इवनिंग, यानी बर्फीली शाम इसकी पूरी सेटिंग है। अब बात करते हैं इस स्टोरी के थीम की। तो देखिए, इसमें कई सारी थीम है, जैसे कि इसमें लेमेंट, ग्रीफ या मिजरी, तीनों का मतलब एक ही होता है, यानी दुख, शोक या विलाप। ये इसका थीम है। क्योंकि देखिए, इस स्टोरी में एक बूढ़ा आदमी है जिसका नाम है आयोना। एक हफ्ते पहले इसके जवान बेटे की डेथ हो गई है और उसकी वजह से वो काफी ज्यादा उदास है और अपने दिल का दुख वो किसी के साथ इस दुनिया में शेयर करना चाहता है, लेकिन उसके पास कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो उसकी बात को सुन सके और इसके दुख को बांट सके। तो ये बूढ़ा आदमी रोड पर चलते बहुत ही लोगों से कोशिश करता है अपने दिल की बात कहने की, अपने दर्द को सुनाने की, लेकिन ये कह नहीं पाता क्योंकि कोई सुनने को तैयार नहीं था। इस पूरी दुनिया में इस आदमी का कोई नहीं था, ये बहुत ही अकेला था। तो इसलिए इसका थीम है लेमेंट, ग्रीफ, मिजरी। उसके अलावा लॉनलीनेस, क्योंकि ये बहुत ही अकेला है इस भीड़ भरी दुनिया में भी। उसके अलावा सफरिंग भी इसका थीम है। होपलेसनेस भी इसका थीम है, क्योंकि इतना बूढ़ा हो चुका है। ये एक कैब ड्राइवर है, इसके पास इसका जवान बेटा नहीं है जो कैब को चलाकर रोजी रोटी कमा सके। बुढ़ापे में भी इसे ये काम करना पड़ रहा है। लैक ऑफ सिंपैथी भी इसका थीम है, क्योंकि इसके साथ कोई भी सिंपैथी नहीं दिखाता। इसके अलावा कम्युनिकेशन गैप भी इस स्टोरी का मेन थीम है। तो इसकी कई सारी थीम्स हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। अब डायरेक्ट आ जाते हैं स्टोरी की समरी पर, यानी ये स्टोरी पूरी क्या है उस पर बात करते हैं। देखिए, तो कहानी की शुरुआत होती है शाम के समय से और मोटी गिली जो बर्फ है धीरे धीरे जमीन पर पड़ रही है। गलियों में हर तरफ मोटी मोटी लेयर बर्फ की जम चुकी है। घोड़ों की पीठ पर, लोगों के ऊपर, लोगों के शोल्डर्स पर, हेड्स पर, चारों तरफ हल्की हल्की बर्फ पड़ रही है। तो एक कैब ड्राइवर जिसका नाम है आयोना, वह वहाँ पर बैठा हुआ है और बर्फ से एकदम ढक चुका है और एकदम सफेद हो गया है। देखने में ऐसा लगता है कि भूत है, मतलब इतना सफेद हो गया है वो बर्फ की वजह से। वह इतना झुका हुआ है जितना एक ह्यूमन बॉडी ज्यादा से ज्यादा झुक सकती है। वह एक बॉक्स पर बैठा हुआ है, बर्फ उस पर गिरती जा रही है, लेकिन वह मूव नहीं कर रहा, हिल डुल नहीं रहा। मानो ऐसा लग रहा है कि वो जरूरी ही नहीं समझता बर्फ को अपने ऊपर से हटाना। और देखिए, ये रशिया है और ये स्टोरी रशिया में ही सेट की गई है दोस्तों। तो यहाँ पर हमेशा बर्फ पड़ती रहती है, ठंडा इलाका है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि जो इसका मेन कैरेक्टर आयोना है वो एक कैब ड्राइवर है। तो उसका एक घोड़ा है, यानी घोड़ा गाड़ी वो चलाता है। तो घोड़े के ऊपर भी बर्फ इतनी गिर चुकी है कि घोड़ा भी एकदम सफेद हुआ है और वो भी बिना हिले डुले एकदम
मोशनलेस होकर खड़ा है। ऐसा लग रहा है कि आयोना और उसका घोड़ा किसी गहरी सोच में डूबे हुए हैं। आयोना और उसका घोड़ा दोनों लंबे टाइम तक अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिले। शाम का वक्त होने लगा था। देखिए, गलियों का शोर अचानक से बढ़ने लगा था और आयोना एक घोड़ा गाड़ी चलाता था तो एक सवारी उसके पास आता है और कहता है कि सुनो, क्या वाइबर्ग वे चलोगे? वह आदमी एक ऑफिसर था। आयोना कूद कर खड़ा हुआ। उसने बर्फ से ढकी पलकों से उस ऑफिसर की तरफ देखा जो उसके सामने खड़ा होकर कह रहा था कि वाइबर्ग वे चलोगे क्या? उसके सर पर टोपी थी जो एकदम चमक रही थी। वो ऑफिसर फिर से कहता है कि वाइबर्ग वे चलोगे क्या? आयोना ने अपना सिर हिलाकर हाँ भरा और अपने घोड़े की लगाम उठाई। लगाम उठाने से घोड़े के सर और गर्दन पर जो बर्फ जमी थी वह सरक कर नीचे गिर गई। ऑफिसर एक लंबी सांस भरते हुए सीट पर बैठ गया। आयोना ने अपने घोड़े को चलाने के लिए अपने मुंह से आवाज निकाली। घोड़े ने भी अपनी गर्दन ऊपर उठाई और अपने पैरों को सीधा कर लिया चलने के लिए। अब उस घोड़े को मालूम नहीं था जाना कहाँ है। जहाँ उसका मालिक लेकर चला जाए वो वहाँ चला जाएगा। जैसे जैसे आयोना अपनी गाड़ी को चला रहा था, ऑफिसर ने कहा, सीधे चलना। क्या तुम्हें गाड़ी चलाना नहीं आता? राइट साइड पे रखो ना अपने घोड़े को। आयोना ने अपने होठों को हिलाने की कोशिश की जैसे वह कुछ कहना चाहता हो, लेकिन वो बोल नहीं पा रहा था। ऑफिसर ने खुद उससे पूछा कि क्या बात है, तुम कुछ कहना चाह रहे हो क्या? तब आयोना बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा मुस्कुराता है और बोलता है कि इस हफ्ते मेरा बेटा मर गया। उसकी आवाज में एक दर्द था। अच्छा, कैसे उसकी डेथ हुई? ऑफिसर ने उससे पूछा। यह सुनते ही आयोना ने अपनी पूरी बॉडी पीछे की ओर घुमा ली और अपने दर्द को बयां करने की कोशिश करने लगा। और आयोना कहने लगा कि नहीं मालूम कैसे मर गया। उसे डॉक्टर ने कहा था बहुत तेज बुखार था। 3 दिन तक वो हॉस्पिटल में था और अचानक से गुजर गया। आयोना उसको अपनी बात बता ही रहा था, उतने में ऑफिसर ने कहा, अरे सामने देखो। सामने से एक गाड़ी आ रही थी। उसमें बैठे आदमी ने कहा, थोड़ा ध्यान से चलाओ, अगर लड़ जाते और मर जाते तो क्या होता। उतने में फिर ऑफिसर बोलता है आयोना से कि थोड़ा जल्दी जल्दी चलाओ, वरना कल तक तो हम पहुंच ही नहीं पाएंगे जहां हमें जाना है। अब उसने अपनी गर्दन आगे की ओर घुमा ली और घोड़े को चाबुक भी मार रहा था, लेकिन बार बार वो पीछे मुड़कर कई बार ऑफिसर की तरफ देखता है और सोचता है कि काश वो उससे पूछे और वो अपने दर्द को उससे बयां कर सके। लेकिन उस ऑफिसर ने अपनी आंखें बंद कर ली। ऑफिसर कई बार इधर उधर देख रहा था और ऐसे शो कर रहा था कि जैसे वो आयोना की बातों को सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है। फिर वह वाइबर्ग वे पहुंच गए और ऑफिसर को वहां पर उतारता है। जब ऑफिसर उतरकर चला जाता है तो आयोना फिर से जाकर अपनी जगह पर बैठ जाता है। एक बार फिर से आयोना अकेला हो गया और मोशनलेस हो गया। बर्फ उस पर गिर रही थी। वह 1 घंटे तक वहाँ बैठा रहा। लगभग 1 घंटे बाद फुटपाथ से रबड़ के जूतों की चू चू करने की आवाज आई। 3 लोग आपस में झगड़ते हुए इधर ही आ रहे थे। 3 लड़के थे, उसमें से 2 लड़के लंबे थे और एक छोटा था और छोटे वाले के थोड़ा कुबड़ भी निकला हुआ था। वह चिल्लाकर आयोना से कहता है कि ए कैबी, पुलिस ब्रिज जाना है, चलोगे क्या? आयोना ने फिर से अपनी लगाम उठाई और मुंह से आवाज निकाली। वह लोग बदले में उसे बहुत कम पैसे दे रहे थे, लेकिन इस बात पर आयोना ने बिल्कुल भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो चाहता था कि किसी भी तरह वो अकेला नहीं रहे, क्योंकि इस दुनिया में उसका कोई भी नहीं था उसके दर्द को सुनने के लिए। तो वो कम पैसे पर भी अपनी सवारी को उनके ठिकाने ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। उसने इन लोगों को बैठाया। वह तीनों एक दूसरे को धक्का दे रहे थे और बुरी बुरी लैंग्वेज का भी यूज कर रहे थे। अब उस गाड़ी में उतनी जगह नहीं थी कि वो तीनों बैठ सके। अब उन तीनों में बड़ी लड़ाई हुई कि 2 बैठेंगे, एक खड़ा रहेगा। बड़ी देर बाद ये तय हुआ कि छोटा वाला जिसका कुबड़ निकला है वह खड़ा रहेगा। आयोना के पीछे वो छोटा वाला लड़का खड़ा था जिसका कुबड़ निकला हुआ था। उसने आयोना से कहा, चलो चलो अब जल्दी चलो, हरी अप। वो आयोना के पीछे खड़ा होकर उसकी पीठ पर सांस ले रहा था और बोला, जल्दी चलो। वो चलते हुए बोलता है आयोना से, ये तुम्हारे सर पर जो टोपी है, जो टोपी तुमने पहन रखी है, पूरे शहर में सबसे बेकार टोपी है। तो आयोना हंस कर बोलता है, हाँ ये बात सच है, थोड़ा जल्दी चलाओ। उसमें से एक बंदा बोला, मेरा सर तो फटा जा रहा है, कल रात में मैंने 4 बोतल पी ली थी, तुम झूठ क्यों बोलते हो? ऐसा कहकर वो तीनों आपस में लड़ने लगे। उनमें से छोटा वाला आयोना पर फिर से चिल्लाया और कहने लगा, ये क्या तरीका है गाड़ी चलाने का?
चाबुक का इस्तेमाल करो और जल्दी जल्दी गाड़ी चलाओ क्योंकि हमें जल्दी पहुंचना है। आयोना ने फील किया कि वो आदमी जो उसके पीछे खड़ा था उसकी पीठ पर हाथ मार रहा था। उसकी आवाज कांप रही थी और वो तीनों पीछे बैठे आयोना की इंसल्ट कर रहे थे, लेकिन आयोना चुपचाप उनकी बातों को सुन रहा था। लेकिन ऐसा होने से धीरे धीरे उसका अकेलापन कम हो रहा था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि किसी भी सूरत वो अकेला रहे। भले उसकी इंसल्ट ही कर रहे थे मगर वो उसके साथ थे तो उसे इस बात में भी सुकून मिल रहा था। जब वह तीनों आपस में बातें कर रहे थे तो आयोना पीछे मुड़कर उनकी तरफ देख रहा था। आयोना इंतजार कर रहा था कि ये लोग चुप हो जाएं तो मैं भी इनसे अपनी बातें कहूँ, अपने दिल का दर्द इनके साथ शेयर करूँ। जैसे ही वो लोग थोड़ी देर के लिए चुप होते हैं तो आयोना धीरे से बोलता है कि इस हफ्ते मेरा बेटा चला गया, इस दुनिया से चल बसा। तो उसमें से जो कुबड़ वाला लड़का था वो चिल्ला कर कहता है कि हम सबको एक दिन मर ही जाना है। जो कुबड़ वाला लड़का था वो फिर से चिल्ला कर बोलता है कि थोड़ा जल्दी चलाओ वरना हम पहुंच नहीं पाएंगे कभी। अब थोड़ी देर बाद क्या होता है कि इन तीनों लड़कों की आयोना से थोड़ी बात होने लगती है। तो उनमें से एक लड़का पूछता है आयोना से, क्या तुम शादीशुदा हो? तो आयोना हंस कर बोलता है, हाँ मेरी वाइफ है और मेरा बेटा भी था जो इस हफ्ते गुजर गया है, इस हफ्ते इस दुनिया से चला गया है और देखो मैं जिंदा हूँ। कितनी अजीब बात है ना, मौत भी गलत दरवाजे को खटखटाती है। मुझे ले जाने के बजाय मौत मेरे बेटे को लेकर चली गई, जबकि वो जवान था, अच्छा खासा था, अभी तो उसके जीने की जरूरत थी। वह पीछे मुड़ा और उन लोगों को अपनी बात बताने लगा कि उसका बेटा कैसे इस दुनिया से चला गया। लेकिन वो छोटा वाला जो लड़का था कुबड़ वाला, वो सांस भरते हुए बोलता है कि थैंक गॉड हम लोग अब पहुंच गए हैं। और उसके बाद वह लोग आयोना की कैब से उतर गए और वह उन लोगों को देखता रह गया। वह लोग अंधेरे में गायब होते गए। एक बार फिर से आयोना अकेला हो गया। शांति में आयोना सोचने लगा, चिंता में यहाँ वहाँ देखने लगा कि इतने सारे लोग यहाँ हैं, गलियों में जा रहे हैं, मगर कोई भी इंसान यहाँ ऐसा नहीं है जो आयोना की बात को सुन सके, उसके दिल के दर्द को अपने साथ बांट सके। यहाँ तक कि आयोना के आसपास से जो लोग गुजर रहे थे वो तो उसे नोटिस तक नहीं कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उस वक्त उसके दिल में इतना दुख है कि अगर उसका दिल फट जाएगा तो उसमें से इतना दुख निकलेगा कि पूरी ये दुनिया, पूरी अर्थ उससे ओवरफ्लो हो जाएगी। तभी आयोना को एक कूली टाइप का आदमी दिखता है और ऐसा लगता है कि शायद वह आदमी आयोना से बात करने में इंटरेस्टेड हो। वह उसके पास जाकर पूछता है कि टाइम क्या हुआ है, तो वह बोलता है कि 9 बज गए हैं। लेकिन वह आदमी फिर आयोना से ये भी कहता है कि तुम यहाँ क्यों खड़े हो, यहाँ से जाओ, ये कोई खड़े होने की जगह नहीं है। अब आयोना यहाँ से आगे बढ़ने लगा और सोचने लगा कि बेकार है यहाँ किसी से भी मदद मांगना। लगभग ऐसे ही आधे 1 घंटे का समय बीत जाता है और आयोना ये सोचने लगता है कि आज तो मैं अपने घोड़े के चारे के लिए भी कुछ नहीं कमा पाया। अब आयोना सोचता है कि वह अपने घोड़े को आज क्या खिलाएगा, क्योंकि वो तो आज इतना भी नहीं कमा पाया कि घोड़े को चारा भी खिला सके। तभी आयोना को एक यंग कैब ड्राइवर दिखता है और आयोना सोचता है कि शायद वह आदमी मेरी बात सुने। तो आयोना उसकी तरफ जाकर पूछता है कि क्या तुम्हें पानी चाहिए? तो वो आदमी कहता है यह भी कोई पूछने वाली बात है। तो आयोना कहता है अरे नहीं दोस्त, तुम्हारी सेहत बनी रहे, लेकिन क्या तुम जानते हो कि अब मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा? क्या तुमने मेरी बात सुनी? इसी हफ्ते अस्पताल में मेरे बेटे की मौत हो गई। बड़ी लंबी कहानी है। आयोना देखना चाहता था कि उसकी बात का उस आदमी पर क्या असर पड़ता है, लेकिन वह आदमी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और अपना चेहरा छुपाकर गहरी नींद में सो जाता है। अब आयोना एक बार फिर अकेला हो गया है और उसकी बात को सुनने वाला कोई भी नहीं है। उसके बेटे को मरे 1 हफ्ता हो गया है, लेकिन इस बारे में वह किसी से अभी भी ठीक से बात नहीं कर पाया है। बहुत धीरे धीरे और बड़े ध्यान से यह सब बताया जा सकता है कि उसका बेटा कैसे बीमार पड़ा, कैसे उसने दुख झेला और मरने से पहले उसके बेटे ने क्या कहा और कैसे उसने दम तोड़ दिया। वो हर एक बात किसी के साथ शेयर करना चाहता था और अपने बेटे के दफन के वक्त की भी एक एक बात वो बताना चाहता था। उसके पास बताने के लिए इतना कुछ है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। आयोना को लगता है कि सुनने वाला जरूर एक लंबी सांस लेगा और उससे सहानुभूति जताएगा, लेकिन पूरी दुनिया में वो एक ऐसे आदमी को खोजने की कोशिश करता है
जो उसके दर्द को सुन सके, समझ सके, लेकिन उसे ऐसा आदमी पूरी दुनिया में कोई नहीं मिलता। वो सोचता है कि औरतों से बात करना अच्छा है, लेकिन वो ये सोचता है कि औरतों को रुलाने के लिए तो भावुकता से भरे 2 शब्द ही काफी होते हैं। फिर आयोना सोचता है कि चलूं, जरा अपने घोड़े को भी देख लूं। वह अपना कोट निकाल कर टांग देता है और अपने घोड़े के पास अस्तबल में जाता है। साथ ही वह अनाज, सूखी घास और मौसम के बारे में भी सोचता रहता है। अपने बेटे के बारे में अकेले सोचने की वह हिम्मत अभी तक नहीं जुटा पाता। क्या तुम डट कर खा रहे हो? आयोना अपने घोड़े से पूछता है। वह घोड़े की चमकती आंखों को देखकर कहता है, ठीक है, जम कर खाओ। हालांकि आज तो हम अपने अनाज के लिए भी कुछ न कमा सके, लेकिन कोई बात नहीं, हम सूखी घास ही खा लेंगे। हाँ, यह सच है कि मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ और अब मैं सही से गाड़ी नहीं चला पाता। अगर मेरा बेटा होता तो वो कितनी शानदार गाड़ी चलाता, वो कितना अच्छा कैब ड्राइवर था। काश कि वो जिंदा होता। एक पल के लिए आयोना फिर से चुप हो जाता है। फिर वह अपनी बात को जारी रखते हुए कहता है, हाँ मेरे प्यारे दोस्त, मेरे पुराने दोस्त। वो अपने घोड़े से ये बात कहता है कि ये सच है कि मेरा बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। वह हमें अकेला जीने के लिए छोड़कर यहाँ से चला गया। एक बार तुम भी सोचो कि जरा तुम्हारा एक बछड़ा हो और तुम उसकी माँ हो, और अचानक तुम्हारा बछड़ा तुम्हें अकेला जीने के लिए पीछे छोड़कर चला जाए, तो क्या तुम्हें तकलीफ होगी ना? उसका छोटा सा घोड़ा अपने मालिक के हाथों पर सांस ले रहा है और उसकी बातों को सुन रहा है और उसके हाथों को चाट रहा है। अपने दुख के बोझ से दबा हुआ आयोना उस छोटे से घोड़े को अपनी सारी कहानी सुनाता है और इस तरीके से ये कहानी खत्म हो जाती है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि इस स्टोरी की पूरी समरी क्या है। इस स्टोरी में राइटर ने यही बताने की कोशिश की है कि एक बूढ़े गरीब आदमी के पास इस दुनिया में कोई नहीं है जो उसके दर्द को सुन सके। आई होप कि आपको ये स्टोरी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, और स्टोरी पढ़ने के बाद आपको कैसा फील हुआ इसके लिए कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस स्टोरी से बनने वाले जितने भी शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, मैं आंसर के साथ आपको पूरी वीडियो प्रोवाइड करा दूंगी, ताकि आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी कर सकें। तो इसी तरीके से हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस चैनल पे चल रही हैं, तो विजिट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।